हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10। हमारा साइंस का चैप्टर रहने वाला है 15, जिसमें हम पढ़ेंगे हमारा पर्यावरण। ठीक है, आवर इन्वायरमेंट। ठीक है, तो इसमें हम पर्यावरण से रिलेटेड जितने भी हैं ना हमारे पॉइंट्स, उसको हम अच्छे से डिटेली पढ़ेंगे। ये हम एनसीईआरटी बुक से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि पर्यावरण है क्या आखिर। तो जो पर्यावरण शब्द है ना, हमारा पर्यावरण शब्द से परिचित हैं हम। ठीक है, इस शब्द का प्रयोग टेलीविज़न पर, समाचार पत्रों में तथा हमारी आसपास लोगों द्वारा प्राय किया जाता है। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं, जो पर्यावरण जो शब्द है, आपने कई बार सुना होगा कि इन्वायरमेंट मतलब लोग गिरता जा रहा है, अब प्रदूषण बढ़ गया है, इससे हमारा जो पर्यावरण है ये असुरक्षित हो रहा है। तो अपने ऐसे कई सारे बातों को सुना होगा। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि हमारे बुजुर्ग हमसे कहते हैं कि अब वह पर्यावरण वातावरण नहीं रहा। पर्यावरण का क्या अर्थ है? वातावरण। ठीक है, जैसा कि पहले था। दूसरे कहते हैं कि हमें स्वस्थ पर्यावरण में काम करना चाहिए। पर्यावरणीय समस्याओं पर चर्चा के लिए विकसित एवं विकासशील देशों के वैश्विक सम्मेलन भी नियमित रूप से होते रहते हैं। इस अध्याय में हम चर्चा करेंगे कि विभिन्न कारक पर्यावरण में किस प्रकार अन्योन्य क्रिया करते हैं तथा हम पर्यावरण पर क्या प्रभाव डालते हैं। ठीक है, हमारे द्वारा पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो ये देखेंगे। तो पहला तो हमारा आता है टॉपिक इसमें परितंत्र। ठीक है, इकोसिस्टम जिसे कहते हैं, इसके संगठक क्या हैं। ठीक है, तो सभी जीव, जितने भी हमारे जीव हैं, ठीक है, जैसे कि पौधे हो गए, जंतुएं हो गई, ठीक है, सूक्ष्म जीव हो गए एवं मानव तथा भौतिक कारकों में परस्पर अन्योन्य क्रिया होती है तथा प्रकृति में संतुलन बनाए रखते हैं। किसी क्षेत्र के सभी जीव तथा वातावरण के अजैव कारक संयुक्त रूप से परितंत्र बनाते हैं। ठीक है, कि मतलब जो क्षेत्र है उसके जो सभी जीव हैं, वहाँ उपस्थित या वहाँ के रहने वाले जो सभी जीव हैं, ठीक है, वो और वातावरण के अजैव कारक, ठीक है, संयुक्त रूप से क्या बनाते हैं? हमारे परितंत्र बनाते हैं। ठीक है, अतः एक परितंत्र में सभी जीवों के जैव तथा अजैव घटक होते हैं। भौतिक कारक जैसे कि ताप, ठीक है, ताप हो गया, वर्षा हो गई, वायु हो गया, मृदा हो गया एवं खनिज इत्यादि, ये क्या है? हमारे अजैव घटक है। ठीक है, जबकि जो हमारे जैव क्या हैं? जो सजीव हैं, जो जीवित हैं, वो सारे, ठीक है, जैसे मछलियाँ हो गई, मनुष्य हो गए, जंतुएं हो गए, पेड़ पौधे हो गए, ठीक है, ये हमारे क्या हो गए? ये हमारे जैव घटक में आ जाएंगे। ठीक है, उदाहरण के लिए यदि आप बगीचे में जाएं तो आपको विभिन्न पौधे जैसे घास, वृक्ष, गुलाब, चमेली, सूर्यमुखी जैसे फूल वाले सजावटी पौधे तथा मेढक, कीट एवं पक्षी जंतुएं दिखाई देंगी। ये सभी सजीव परस्पर अन्योन्य क्रिया करते हैं तथा इनकी वृद्धि जो होती है वो जनन एवं क्रियाकलाप परितंत्र के अजैव घटकों द्वारा परिलक्षित होती है। ठीक है, या प्रभावित होती है। अतः एक बगीचा एक परितंत्र है। ये बगीचा क्या है? एक परितंत्र है। वन, तालाब तथा झील परितंत्र के अन्य प्रकार हैं। ये प्राकृतिक परितंत्र हैं, जबकि बगीचा तथा खेत मानव निर्मित परितंत्र है। ठीक है, हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि जीवन निर्वाह के आधार पर जीवों को उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटक वर्गों में बांटा गया है। आइए स्मरण करने का प्रयास करें जो हमने स्वनिर्वाह परितंत्र स्वयं बनाया था। कौन से जीव सूर्य के प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में अकार्बनिक पदार्थ से कार्बनिक पदार्थ जैसे शर्करा, चीनी एवं मंड का निर्माण कर सकते हैं? तो जो सभी हरे पौधे हो गए, नीले हरे शैवाल हो गए, ये सभी इस प्रक्रिया को अपनाते हैं ना। तो सभी हरे पौधे हो गए एवं नीले हरी शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है, इस वर्ग के अंदर आते हैं और इन्हें हम क्या कहते हैं? उत्पादक। तो उत्पादक क्या होता है? वो सभी जीव जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, ठीक है, क्लोरोफिल, ठीक है, जिनमें क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल की उपस्थिति में, ठीक है, कार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थ जैसे कि शर्करा, चीनी एवं मंड का निर्माण करते हैं। एवं इनमें हमारे कौन कौन से शामिल हैं? कौन कौन से हमारे इसके उदाहरण हो जाएंगे? तो नीले हरी शैवाल हो गए, ठीक है, और हमारे सभी हरे पौधे हो गए, इसमें शामिल हैं उत्पादक में। ठीक है, तो वो हमारे उत्पादक कहलाते हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं कि जो सभी जीव हैं, ठीक है, प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से अपनी निर्वाह हेतु उत्पादकों पर ही निर्भर करते हैं। यह जीव उत्पादक द्वारा उत्पादित भोजन, उत्पादक जो है उसके द्वारा उत्पादित भोजन पर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से निर्भर करते हैं। ये क्या कहलाते हैं? हमारे उपभोक्ता कहलाते हैं, यानी जो उत्पादक पर निर्भर करते हैं। ठीक है, वो हमारे क्या कहला रहे हैं? उपभोक्ता या कंज्यूमर। ठीक है, और हमारा
उत्पादक क्या कहलाता है? प्रोड्यूसर कहलाता है, ठीक है। उपभोक्ताओं को मुख्यतः शाकाहारी, मांसाहारी तथा सर्वाहारी एवं परजीवी में बांटा गया है। क्या इनमें से प्रत्येक प्रकार के वर्ग उदाहरण बता सकते हैं आप? ठीक है, तो क्या होता है हमारे शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी और परजीवी। तो ऐसी स्थिति की कल्पना करें कि जब आप जल जीवशाला को साफ करना छोड़ दे तो कुछ मछलियां एवं पौधे इसमें मर भी गए। क्या क्या आपने कभी सोचा है कि क्या होता है जब एक जीव मरता है? ठीक है, तो जब एक जीव मरता है तो क्या होता है? जीवाणु और कवक जैसे सूक्ष्म जीव मृत जैव अवशेषों का अपमार्जन करते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है? तो जीवाणु एवं कवक जैसे सूक्ष्म जीव, जीवाणु एवं कवक जैसे सूक्ष्म जीव मृत जो जीव होते हैं उनके अवशेषों का अपमार्जन यानी उनको खाते हैं, ठीक है, अपमार्जन करते हैं। ये सूक्ष्म जीव अपमार्जक हैं क्योंकि ये जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं। और जो मिट्टी, ठीक है, जो मिट्टी होती है मिट्टी के भूमि में चले जाते हैं तथा पौधे द्वारा पुनः उपयोग में लाए जाते हैं। इनकी अनुपस्थिति में मृत जंतुएं पौधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या अपमार्जकों पर रहने पर वृद्धि मृदा की प्रकृति पुनर्पूर्ति होती रहती है। अब हमारा आता है नया टॉपिक कि आहार श्रृंखला, ठीक है। अभी हमने क्या जाना? अभी हमने देखा कि हमारे जो परितंत्र है इसमें हमारे क्या हैं? उत्पादक, ठीक है। उत्पादक उपभोक्ता को हमने जाना। उत्पादक क्या होता है? उत्पादक वो होते हैं हमारे, उत्पादक में हमारे वो सभी पौधे शामिल या नीले हरी शैवाल शामिल होते हैं, या ऐसा हम कहे कि जो सभी हरे पौधे हैं या नीले हरी शैवाल हैं अपना भोजन शर्करा एवं स्टार्च अकार्बनिक पदार्थ जो होते हैं या सूर्य की रोशनी का प्रयोग करके बनाते हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? उत्पादक कहते हैं। इसमें क्या हो गया? कौन कौन से हमारे शामिल रहेंगे चीज़ें, ठीक है। तो इसमें हमारे हरित नीले हरी शैवाल हो गए एवं पौधे हो गए, ठीक है, सभी हरे पौधे इसमें शामिल होते हैं। फिर हमने पढ़ा कि हमारा जो उपभोक्ता है यानी कंज्यूमर वो क्या होता है? तो इसमें देखा कि ऐसे जीव जो अपने निर्वाह के लिए परोक्ष या अपरोक्ष रूप से उत्पादक पर निर्भर करती हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? उपभोक्ता कहलाते हैं। ये क्या होते हैं? ये चार तरह के होते हैं। अब देखिए जो उत्पादक है, ठीक है, वो हमारा प्राइमरी कंज्यूमर में आ जाएगा। हम कह सकते हैं कि प्राइमरी सेक्टर में आ जाएगा, ठीक है, कि वो ना अपना भोजन किससे प्राप्त करेगा? सूर्य की प्रकाश से प्राप्त करेगा, ठीक है, और जो हमारे अकार्बनिक पदार्थ हैं उनसे प्राप्त करेगा। जबकि उपभोक्ता क्या करेगा? वो उत्पादक पर निर्भर रहेगा, ठीक है। तो उत्पादक क्या होगा? उपभोक्ता के ऐसे जीव जो अपने निर्वाह के लिए परोक्ष या अपरोक्ष रूप से, सीधे या अपरोक्ष रूप से उत्पादक पर निर्भर करते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? उपभोक्ता कहलाते हैं। ये क्या होते हैं? ये चार प्रकार के होते हैं, ठीक है। शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, परजीवी। परजीवी का तो हमने एग्जाम्पल देख ही लिया कि फफूंदी एवं जो जीवाणु या फंजाई हम कह सकते हैं, फंजाई हो गए और जो जीवाणु हो गए जो कि मरे हुए जीव व पौधे के जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में बदल देते हैं। इस प्रकार जो, या हम इसमें हमने देखा कि वर्ड अपमार्जक कर लेते हैं, ठीक है, अपघटक स्रोतों की भरपाई में मदद करते हैं ये जीवाणु एवं फफूंदी, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है आहार श्रृंखला। आहार श्रृंखला क्या होता है? तो इसमें आप एक श्रृंखला को देख सकते हैं, आप नोट करेंगे, ठीक है। इस श्रृंखला में अगर आप देखेंगे इसको ध्यान से तो इसमें क्या दिखाया गया है, ठीक है, अलग अलग सेक्टर्स जो हैं, ठीक है। तो देखिए ये हमारा क्या है? ये हमारा उत्पादक है, ठीक है। ये भी हमारा क्या है? उत्पादक है। ये हमारे पौधे हैं ना, ये किससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं? तो ये जो शर्करा एवं स्टार्च होता है या सूर्य का प्रकाश होता है, ठीक है, उससे ये अपना भोजन बनाते हैं। ये हमारे क्या हैं? उत्पादक हैं, ठीक है। जबकि अब देखेंगे इन पे कौन निर्भर रहता है? ये हमारे क्या हो गए? ये हमारा हो गया प्राइमरी जो सेक्टर हो गया, प्राइमरी सेक्टर हो गया। ये हमारे क्या हो गए? सेकेंडरी सेक्टर हो गया। उसके बाद जो हिरन है वो क्या करता है? वो घास फूस ये सबको खाता है, ठीक है, जंगलों में। अब हिरन को कौन खाता है? हिरन को कौन खाता है? शेर खाता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? टर्सरी सेक्टर में आ जाएगा। ऐसे ही ये हमारे कॉर्न अनाज है, इसको टिड्डा खाता है। अब टिड्डे को कौन खाता है? टिड्डे को हमारा कौन खाता है? मेढक खाता है। मेढक को कौन खाता है? मेढक को सांप खाता है। और सांप को कौन खाता है? वेलचर यानी गिद्ध खाता है, ठीक है। ऐसे ही हमारा यहाँ आप देख सकते हैं ये पौधे हो गए, इसको ये बिच्छू खा रहा है। और बिच्छू बिच्छू को कौन खा रहा है? हमारा ये हमारी मछली खा रही है। मछली को कौन खा रहा है? हमारा गिद्ध खा रहा है, ठीक है। गिद्ध हमारे हो गए, बत्तख हो गए, ये सारे खा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन रहा है? ये हमारा एक फूड चैन या आहार श्रृंखला बन जा रहा है। तो ये क्या होता है? फूड चैन या
आहार श्रृंखला एवं आहार जाल। तो इससे हम अपने जीवों को एक किसमें देख सकते हैं, एक श्रृंखला बनाई थी। ठीक है, इसमें क्या है, जीवों की एक श्रृंखला बनाई गई है जो एक दूसरे का आहार करते हैं। ठीक है, विभिन्न जैविक स्तरों पर भाग लेने वाले जीवों की यह श्रृंखला का निर्माण करते हैं। ठीक है, आहार श्रृंखला क्या होता है, आहार श्रृंखला का प्रत्येक चरण अथवा कड़ी एक पोषी स्तर बनाते हैं। स्वपोषी अथवा उत्पादक पर प्रथम पोषी स्तर है। उत्पादक हमारे ये क्या है, ये हमारे प्रथम पोषी स्तर हैं। ठीक है, जबकि इनको जो खाते हैं, ठीक है, और ये क्या करते हैं, ये सौर ऊर्जा का स्थायीकरण करके उसमें विषम पोषियों अथवा उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध कराते हैं। शाकाहारी अथवा प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीय पोषी तथा छोटा मांसाहारी अथवा तृतीयक उपभोक्ता तीसरे पोषी स्तर हैं तथा बड़े मांसाहारी तथा तृतीयक उपभोक्ता चौथे पोषी स्तर का निर्माण करते हैं। ठीक है, ऐसे हमारा क्या बनता है, आहार श्रृंखला बनता है या फूड चैन हमारे हो गए। ठीक है, तो हम जानते हैं, ठीक है, कि जो भोजन है हम खाते हैं हमारे लिए ऊर्जा के स्रोत कार्य करता है। मतलब इनमें क्या होता है, ऊर्जा होता है। ठीक है, तो इसे क्या होता है, ऊर्जा का स्रोत का कार्य करता है तथा विभिन्न कार्यों के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। अतः पर्यावरण के विभिन्न घटकों को परस्पर अन्योन्य क्रिया में निकाय एक घटक से दूसरे घटक ऊर्जा का प्रवाह होता है। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, स्वपोषी और प्रकाश में जो निहित ऊर्जा होती है, ठीक है, जो इसमें क्या होती है, निहित ऊर्जा जो होती है, उस ऊर्जा को ग्रहण करके जो रासायनिक ऊर्जा में बदल दिया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे क्या किए जाते हैं, जो रासायनिक ऊर्जा होती है उसको बदल दिया जाता है। ठीक है, यह ऊर्जा संसार, मतलब जो हमारा संसार है इसमें क्या होता है इस ऊर्जा का, तो यह जो ऊर्जा होती है, ठीक है, यह ऊर्जा संसार की संपूर्ण जैव समुदाय की सभी क्रियाओं में संपादन में सहायक है। स्वपोषी से ऊर्जा विषम पोषी एवं अपघटकों तक जाती है। जैसा कि ऊर्जा के स्रोत नामक पिछले अध्याय में हमने जाना था कि जब ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता है तो यह पर्यावरण में ऊर्जा की कुछ मात्रा में अनुपयोगी ऊर्जा के रूप में भी ह्रास होता है। पर्यावरण के विभिन्न घटकों के बीच ऊर्जा के प्रवाह को विस्तृत अध्ययन किया गया था तथा यह पाया गया कि क्या पाया गया, जब ऊर्जा का अध्ययन किया गया कि एक स्थलीय परितंत्र में हरे पौधों की पत्तियों द्वारा प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का लगभग 1% भाग खाद्य ऊर्जा का परिवर्तन कर पाता है। जब हरे पौधे प्राथमिक उपभोक्ता द्वारा खाए जाते हैं तो ऊर्जा की बड़ी मात्रा का पर्यावरण में ऊष्मा के रूप में ह्रास होता है तथा कुछ मात्रा का उपयोग पाचन विभिन्न जैव कार्यों में वृद्धि जनन में होता है। खाए हुए भोजन की मात्रा का लगभग मात्र 10% ही जैव मात्रा में बदल जाता है तथा अगले स्तर के उपभोक्ताओं को उपलब्ध हो जाता है। तो इसे अभी हम देखेंगे कि ये 10% नियम भी है ऐसे। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं कि प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की मात्रा और औसतन 10% उपभोक्ताओं के अगले स्तर तक पहुंचता है, क्योंकि उपभोक्ताओं के अगले स्तर के लिए ऊर्जा की कम मात्रा उपलब्धता हो पाती है। अतः आहार श्रृंखला में 3 अथवा 4 चरण होती हैं। प्रत्येक चरण पर ऊर्जा का ह्रास इतना अधिक होता है कि चौथे पोषी स्तर के बाद उपयोगी ऊर्जा की मात्रा बहुत कम हो जाती है। ठीक है, सामान्यतः निचले पोषी स्तर पर जीवों की संख्या अधिक होती है, अतः उत्पादक स्तर पर यह संख्या सर्वाधिक होती है। विभिन्न आहार श्रृंखलाओं की लंबाई एवं जटिलताओं के काफ़ी अंतर होते हैं। आमतौर पर प्रत्येक जीव 2 अथवा अधिक प्रकार के जीवों में द्वारा रखा जाता है जो स्वयं अनेक प्रकार के जीवों का आहार बनाते हैं। अतः एक सीधी आहार श्रृंखला के बजाय जीवों के मध्य आहार संबंध संक्रमित होती है अतः संक्रमित श्रृंखलाओं का एक जाल बनाती है जिसे आहार जाल कहते हैं। ऊर्जा प्रवाह के चित्र में से दो बातों का स्पष्ट होता है कि पहली, ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा अथवा एक ही दिशा में होता है। स्वपोषी जीवों द्वारा ग्रहण की गई पुनः सौर ऊर्जा परिवर्तित नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ फिगर भी दिया गया है, ये हमारा आहार जाल का है। ठीक है, आपको मैं जूम करके दिखा दूँ तो ये हमारा क्या है, आहार जाल का है। ठीक है, और ये हमारे जो सेक्टर्स है, तो सबसे शीर्ष पे कौन है, मांसाहारी। ठीक है, उसके नीचे कौन है, हमारा शीर्ष पे मांसाहारी, उसके बाद है मांसाहारी, उसके बाद शाकाहारी है, फिर उत्पादक हमारा है। ठीक है, अब उसके नीचे आगे मतलब नीचे क्या है, सूर्य का प्रकाश। ठीक है, तो हम आगे आते हैं कि परिवर्तित नहीं होती तथा शाकाहारी को स्थानांतरित की गई ऊर्जा पुनः स्वपोषी जीवों को उपलब्ध नहीं होती है। जैसा यह विभिन्न पोषी स्तरों पर क्रमिक स्थानांतरित होती रहती है, अपने से पहले स्तर के लिए उपलब्ध नहीं होती। दूसरे प्रत्येक के स्तर पर ऊर्जा
की हानि के कारण पड़ोसी स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा में उत्तरोत्तर ह्रास होता है। ठीक है, सो परिवर्तित नहीं होती। ठीक है, तथा शाकाहारी को स्थानांतरित की गई ऊर्जा पुनः अवस्वपोषी पुनः जो होती है वो स्वपोषी यानी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं जीवों की उपलब्ध नहीं होती है। जैसे यह विभिन्न पोषी स्तरों पर क्रमिक स्थानांतरित होती है, अपने से पहले स्तर के लिए उपलब्ध नहीं होती है। ठीक है, जो अपने से इसके पहले के स्तर होते हैं, मान लीजिए कि अब हिरन है, जो हिरन ने, ठीक है, ये हमारा हिरन है। ठीक है, हिरन ने क्या किया, घास को खाया। ठीक है, हिरन ने क्या खाया, ये घास को खाया। ठीक है, अब क्या होगा, जो हिरन ने घास को खा लिया वो पुनः हिरन को जो घास है, ठीक है, घास घास को हिरन ने खा लिया। ठीक है, अब जो हिरन है वो पुनः घास को जो ऊर्जा उसने प्राप्त की है वो उसे नहीं दे सकता। ठीक है, तो ऐसा होता है। ठीक है, तो क्रमिक स्थानांतरित होती रहती है, अपने से पहले इस तरह की उपलब्ध नहीं होती। दूसरे प्रत्येक जो स्तर पर ऊर्जा का जो स्थानांतरण होता है या ऊर्जा की हानि के कारण प्रत्येक पोषी स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा में उत्तरोत्तर ह्रास होता रहता है। आहार श्रृंखला का एक दूसरा आयाम यह भी है कि हमारी जानकारी के बिना ही कुछ हानिकारक रासायनिक पदार्थ आहार श्रृंखला से होते हुए हमारे शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं। आप कक्षा 9वीं में पढ़ चुके हैं कि जल प्रदूषण किस प्रकार होता है। इसका एक कारण है कि विभिन्न फसलों को रोग एवं पीड़कों से बचाने के लिए कीटनाशकों एवं रसायनों का अत्यधिक प्रयोग करना। ये रसायन बहकर मिट्टी अथवा जल स्रोत में मिल जाते हैं। मिट्टी के इन पदार्थों का पौधों पौधों द्वारा जल एवं खनिजों के साथ अवशोषण हो जाता है तथा जलाशयों से यह जलीय पौधों एवं जंतुओं में प्रवेश कर जाते हैं। यह केवल एक तरीका है कि जिससे वे आहार श्रृंखला में प्रवेश करते हैं, क्योंकि ये पदार्थ अजैव निम्नीकृत हैं। ठीक है, जो कि क्या होते हैं, अजैव निम्नीकृत हैं। ठीक है, अपघटित नहीं होते। यह प्रत्येक कोशिकीय स्तर पर उत्तरोत्तर संग्रहित होते जाते हैं, क्योंकि इसी भी आहार श्रृंखला में मनुष्य शीर्षस्थ है। अतः हमारे शरीर में यह रसायन सर्वाधिक मात्रा में संचित क्या होते हैं, संचित हो जाते हैं। ठीक है, जैसे जिसे हम क्या कहते हैं, जैव आवर्धन कहते हैं। यही कारण है कि हमारी खाद्यान्न गेहूँ तथा चावल, सब्जियाँ, फल तथा मांस में पीड़क रसायनों के अपशिष्ट विभिन्न मात्रा में उपस्थित हैं। उन्हें पानी से धोकर अथवा अन्य प्रकार से अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब आता है कि हमारे क्रियाकलाप पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो हम सब पर्यावरण का समूहित भाग हैं। पर्यावरण में परिवर्तन हमें प्रभावित करते हैं तथा हमारे क्रियाकलाप गतिविधियां हमारे चारों ओर के पर्यावरण को प्रभावित करते हैं तथा कक्षा 9 में हम पढ़ चुके हैं कि हमारे क्रियाकलाप पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। इस भाग में हम पर्यावरण संबंधी दो समस्याओं के विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। पहली कि ओजोन परत का अपक्षय तथा अपशिष्ट का निपटना। ठीक है, तो ओजोन परत क्या होती है, तो आपने पिछले भी कक्षा में पढ़ा होगा। ओजोन क्या है, O3 के अणु, यानी इसका सिंबल क्या है या इसको हम किस तरह से दर्शाते हैं, O3 यानी ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर ये बना होता है। ठीक है, तो O3 के ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बनते हैं, जबकि सामान्य ऑक्सीजन जिनके विषय में हम प्राय चर्चा कर चुके हैं, अणु में 2 यानी O2। इस सामान्य जो ऑक्सीजन है इसमें 2 परमाणु होते हैं। जहाँ ऑक्सीजन सभी प्रकार के वायविक जीवों के लिए आवश्यक है, वहीं ओजोन एक घातक विष है। देखिए विष है ना, फिर भी ये हमारे लाइफ के लिए या हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, परंतु वायुमंडल के ऊपरी स्तर में ओजोन एक आवश्यक प्रकार संपादित करती है। यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरणों से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। यह पराबैंगनी विकिरण जीवों के लिए अत्यंत हानिकारक है। उदाहरण के लिए यह गैस मानव में त्वचा कैंसर उत्पन्न करती है। वायुमंडल के उच्चतर स्तर पर परमैंगनी अल्ट्रावायलेट विकिरणों के प्रभाव से ऑक्सीजन ओजोन अणुओं में बनती है। उच्च ऊर्जा वाले परमैंगनी विकिरण ऑक्सीजन जो होता है, ठीक है, ऑक्सीजन अणुओं को विघटित कर स्वतंत्र ऑक्सीजन O परमाणु बनाते हैं। ऑक्सीजन के जो ये स्वतंत्र परमाणु होते हैं ये संयुक्त होकर ओजोन बनाते हैं, जैसा कि समीकरण में दर्शाया गया है। तो O2 है हमारा, ये O2 क्या होगा, अल्ट्रावायलेट जो वेव है या हमारा रे है, ठीक है, उसकी उपस्थिति में जब इसे पड़ेगा तो क्या होगा, ये 2 ऑक्सीजन में टूट जाएगा, O+O बन जाएगा। ठीक है, तो एक O क्या होगा, ये ऑक्सीजन से मिलकर क्या बनाएगा, ओजोन बना लेता है। ठीक है, तो 1980 में वायुमंडल ओजोन की मात्रा में तीव्रता से गिरावट आने लगी।
फ्लोरोकार्बन CFCs जैसे मानव संश्लेषित रसायनों का इसका उपयोग कारक माना गया है। इनका उपयोग रेफ्रिजरेटर एवं शीतल एवं अग्निशमन के लिए किया जाता है। 1987 में ठीक है कार्यक्रम UNEP ठीक है यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंट प्रोग्राम एवं सर्वानुमति बनी कि CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन को 1986 के स्तर पर ही सीमित रखा जाए। यह अनिवार्य है कि दुनिया भर की सभी विनिर्माण कंपनियां ठीक है CFC रहित रेफ्रिजरेटर बनाए। ठीक है ऐसा ऑर्डर प्रतिबंधित है। ये 1980 तक ही लागू था। ठीक है मतलब 1980 तक इसको केवल यूज कर सकते हैं, उसके बाद ये बंद कर दिया गया है। ठीक है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब आता है कचरा प्रबंधन। अपने दैनिक जीवन गतिविधियों को हम बहुत से ऐसे पदार्थ उत्पादित करते हैं जिन्हें फेंकना पड़ता है। इनमें से अपशिष्ट पदार्थ क्या है, जब हम उन्हें फेंक देते हैं तो उनका क्या होता है, ये इन प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए निम्न क्रियाकलाप करते हैं। ठीक है हमने जो जैव विकास हमारा ठीक है तो हमने जैव प्रक्रम वाले अध्याय में पढ़ा है कि हमारे द्वारा खाए गए भोजन का पाचन विभिन्न एंजाइमों द्वारा किया जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही एंजाइम भोजन के सभी पदार्थों का पाचन क्यों नहीं करता? एंजाइम जो है ये अपनी क्रिया में विशिष्ट होते हैं। किसी विशेष प्रकार के पदार्थों के पाचन अपघटन के लिए विशिष्ट एंजाइमों की आवश्यकता होती है। इसीलिए कोयला खाने से हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं हो सकती। इसी कारण बहुत से मानव निर्मित पदार्थ जैसे कि प्लास्टिक का अपघटन जीवाणु अथवा दूसरे प्रतिजीवी द्वारा नहीं हो सकता। इन पदार्थों पर भौतिक प्रक्रम जैसे कि ऊष्मा तथा दाब का प्रभाव होता है, परंतु सामान्य अवस्था में लंबे समय तक पर्यावरण में ये बने रहते हैं। ठीक है जैसे हमारी पॉलीथीन हो गई, ये सारे हमारे प्लास्टिक हो गए, ये क्या है ये हमारे जल्दी अपघटित नहीं होते। हम कह सकते हैं ये अपघटित होते ही नहीं हैं। ठीक है लंबे समय तक प्रकृति में बने रहते हैं हमारे पर्यावरण में। तो वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रमों द्वारा अपघटित हो जाते हैं वे जैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं, जबकि जो वे वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित नहीं होते वे अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है आपके द्वारा दबाए गए पदार्थों में से कितने जैव निम्नीकरणीय थे? वे पदार्थ जो इस प्रक्रम में अपघटित नहीं होते हैं वो हमारे कहलाते हैं अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। ये पदार्थ सामान्यतः अक्रिय एवं इनर्ट हैं तथा लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं अथवा पर्यावरण एवं अन्य सदस्यों की भी हानि पहुंचाते हैं। ठीक है अब हमें एक एग्जांपल दिया गया है कि किसी भी नगर एवं कस्बे में जाने पर चारों ओर कचरे के ढेर दिखाई देते हैं। किसी पर्यटन स्थल पर जाइए, हमें विश्वास है कि वहाँ पर बड़ी मात्रा में खाद्य पदार्थों की खाली थैलियाँ इधर उधर फैली हुई दिखी जाएंगी। पिछली कक्षाओं में हमने स्वयं द्वारा उत्पादित इस कचरे पर निपटाना के उपयोग पर चर्चा की है। आइए इस समस्याओं पर गंभीरता से ध्यान करें। तो हमारी जीवन जो शैली है ठीक है उसमें सुधार के साथ उत्पादित कचरे की मात्रा भी बहुत अधिक बढ़ गई है। हमारी अभिवृत्ति में परिवर्तन भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है। हम प्रजो निर्वतनीय वस्तुओं का प्रयोग करने लगे हैं, जैसे पैकेजिंग के तरीके में बदलाव से अजैव निम्नीकरणीय वस्तुओं के कचरे में पर्याप्त वृद्धि हुई है। आपके विचार से इनका हमारे पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता होगा? ठीक है तो यहाँ एक पर विचार दिया गया तो इसको भी हम पढ़ते हैं। तो यदि आप अपने माता पिता से पूछेंगे तो संभवतः उन्हें याद होगा कि रेलगाड़ियों में चाय कांच के गिलासों में दी जाती थी, जो चाय वाले को वापस कर दिए जाते थे। डिस्पोजल कप एवं गिलास के उपयोग को इस आधार पर बढ़ावा मिला कि वे स्वच्छ एवं स्वास्थ्यकर हैं। उस समय किसी ने भी कल्पना नहीं की थी कि प्रतिदिन लाखों की संख्या में उपयोग किए जाने वाले इन कपों का क्या समागत होगा। कुछ समय पूर्व कुल्हड़ मिट्टी के पात्र विकल्प के रूप में लाए गए, परंतु इस पर विचार नहीं किया गया इतनी बड़ी संख्या में कुल्हड़ बनने के लिए इतनी उर्वरक मिट्टी का उपयोग होगा। अब कागज के डिस्पोजल कप का इस्तेमाल हो रहा है। आपके विचार में डिस्पोजल प्लास्टिक कप की अपेक्षा कागज़ के डिस्पोजल कप के इस्तेमाल के क्या लाभ हो सकते हैं? ठीक है तो ये हमारा था चैप्टर ठीक है जिसमें हमने ये सब पढ़े। तो अगली वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। ठीक है सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।